हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेमिनार। मैं हूं आपका एनालिस्ट आंजनेय मिश्रा। आज की हमारी सुर्खी इंडिया रशिया एविएशन डील के बारे में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एविएशन डील इन शॉर्ट में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सिविल क्राफ्ट्स होते हैं, सिविल प्लेन्स होती हैं और फाइटर प्लेन्स होती हैं, उनके जो कॉम्बिनेशन से जो डील बनती है या जो उनसे रिलेटेड जो डील की जाती हैं, उन्हें हम एविएशन डील कह सकते हैं। और इसका जो सेक्टर होता है, इसी को हम एविएशन सेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें फाइटर प्लेन्स एंड एरोप्लेन्स आती हैं। तो ये रसिया और इंडिया की क्या एविएशन डील है, क्या हमने साइन ऐसा कुछ कर लिया है, इसी के बारे में है। तो चलिए आगे देखते हैं। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ्रीकन कंट्री नामीबिया। जो अफ्रीका की कंट्री है नामीबिया, उसकी कैपिटल क्या है। पहला ऑप्शन है आपका केप टाउन, दूसरा लीमा, तीसरा सैंटियागो, चौथा है विंडहोक। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो पहले बताते हैं कि सिविल एविएशन सेक्टर जो है, जिसे सिविल एविएशन सेक्टर कहते हैं, इसको हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं या इसको हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। अर्निंग इस तरह कह सकते हैं, जैसे कोई अगर एरोप्लेन से एरोप्लेन को सिविल प्लेन्स भी कहा जाता है। तो अब इसे कहीं सिविल प्लेन्स यूज करेंगे वर्ड, तो आप समझ जाइए मतलब एरोप्लेन्स कहा जा रहा है या पैसेंजर प्लेन्स कहा जा रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में इसका बड़ा सेक्टर इस तरह से है कि मान लीजिए अगर आपने ट्रैवल किया तो आपने कुछ फेयर देंगे, कुछ चार्ज देंगे, उसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स होगा, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिससे क्या कहते हैं गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, कुछ मनी मिलेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ये मेंस पेपर 3 में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिससे हमारे इस बार हमने कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं इस तरह के, जो पेपर्स में आते रहते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है द एयर इंडिया इंटरनेशनल। एयर इंडिया इंटरनेशनल मतलब एयर इंडिया कंपनी है और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कंडक्ट करती है, इसलिए इसका पूरा नाम है एयर इंडिया इंटरनेशनल। वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। किस ईयर नेशनलाइज्ड हो गई थी? 1953 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। और चौथा है, गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और पूछ रहा है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी मतलब एक समय के हिसाब से, जैसे जो चीज़ पहले हो उससे पहले, जो चीज़ बाद में हो उससे बाद में, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा 3। मतलब सबसे पहले एयर इंडिया नेशनलाइज हुई, फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी आज सबसे बड़ी बैंक है, इसकी काफ़ी सारे ब्रांच हमें देखने को मिलती हैं, उसका पुराना नाम था। तो उसके बाद ये उसका नाम बदला गया और उसके बाद फिर पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई और आखिरी हमारा है गोवा इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन हमारे पास और है शायद से, हाँ। तो है, विच लीडिंग एयरलाइन हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। किस एयरलाइन का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडिया में? तो इंडिगो एयरलाइंस का है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कहीं AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव में पूछा गया था। चलिए, इससे हमें मतलब नहीं होना, तो ठीक है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए क्वेश्चन लेके आया है ताकि आप ये समझ सकें कि इसका हमारे पेपर में इम्पोर्टेंस है। तो आगे, अब जैसा कि ये जो न्यूज़ आज बन के आई है, इंडिया रसिया एविएशन डील, इसे हम डायरेक्टली इंडिया रसिया एविएशन डील कहें ये ठीक नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये डील कहीं और हो रही थी, अभी ये डील फाइनल भी नहीं हुई है, चर्चा हो रही है। देखिए, असल बात हुआ क्या था कि जैसे ये इंडिगो का है जो, हाँ ये देखिए, ये हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ जो इस सेक्टर में हमारे पास आई थी वो इस तरह की थी। आज से कुछ दिनों पहले या मान एक हफ्ते के आसपास पहले रतन टाटा या टाटा की कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो बोइंग और एयरबस से 470 सिविल क्राफ्ट्स या एरोप्लेन्स को ऑर्डर करेंगे, जिसके लिए वो $80 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 470 एयरक्राफ्ट्स के लिए $80 बिलियन। तो इस तभी से मार्केट में एक न्यूज़ मतलब एकदम फैल गई कि $80 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इसमें मान लीजिए अगर इतना अमाउंट अगर हम पाकिस्तान को दे दें तो हो सकता है उसकी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी बन जाए, वो भी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ में आ जाए। उतना हमारी एक कंपनी ने,
हमारी एक कंपनी ने क्या कहते हैं डील किया था, किससे? एयरबस और बोइंग से। एयरबस यूरोपियन कंट्री की कंपनी है और बोइंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है। तो जब ये पहली न्यूज़ आई आज से हफ्ते भर पहले, आप सीक्वेंस में देखते चलिएगा। पहली न्यूज़ आई एयर इंडिया की तरफ से, ये एयर इंडिया अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है और वो अब डील करेगा उसके, और वो अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करेगा। मतलब काफ़ी कुछ था कि वो अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करेगा। असल बात हुआ क्या, एयर इंडिया की कहानी अगर हम शॉर्ट में आपको समझाएं तो जैसे अभी आपने पढ़ा 1953 के पहले JRD टाटा ने आ कहते हैं एयर इंडिया शुरू किया था, लेकिन उसके बाद 1953 में नेशनलाइज हुई। नेशनलाइज होने के बाद धीरे 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 कुछ सालों तक, कुछ सालों नहीं कुछ डिकेड्स तक कह सकते हैं हम, कुछ डिकेड्स तक एयर इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज एन इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट डिकेड 2020 वाला जो ईयर था, तो उस समय आते आते एयर इंडिया काफ़ी लॉस में जा चुकी थी, जिससे सरकार ने 2020 तक लॉस, तो इसका लॉस पीरियड जो था वो 2000 के फर्स्ट डिकेड से शुरू हो गया था। लेकिन जो इसका एकदम ख़त्म हुआ वो जब 2020 तक आया, तब तक काफ़ी ज़्यादा बोझ हो गया गवर्नमेंट पर। तो उन्होंने डिसाइड पूरी तरह से कर लिया था कि इसे अब हमको बेच देना है। जब बेचने की पारी आई तो क्योंकि ये पहले टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी थी, तो उसके बाद टाटा ने फिर सबसे ज़्यादा बिडिंग लगा करके एयर इंडिया दोबारा से ख़रीद लिया। उस समय एयर इंडिया 1.5 लाख करोड़ के नुकसान में चल रही थी, या फिगर्स कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब उसमें समझ लीजिए उस समय एयर इंडिया नुकसान में चल रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर टाटा ने हैंड ओवर किया, सब कुछ वही था, बस क्या फल, पहले पहले जो एयर इंडिया के मालिक इंडियन गवर्नमेंट थी, अब वो रतन टाटा हो गए। रतन टाटा, या कहना गड़बड़ हो सर, रतन टाटा कहें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो केवल मालिक बदला और एयर इंडिया एक बार दोबारा से प्रॉफिट में आई। जब प्रॉफिट में आई तो टाटा कंपनीज़ को लगा, टाटा कंपनीज़ को, कि हम इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने जब प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि साल भर 1.5 साल में, तो उन्होंने फिर ऑर्डर दिया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर बनाएंगे, कह सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन डील कह सकते हैं। क्योंकि एक बार में 470 एयरक्राफ्ट को ख़रीदना, अगर एक बार इंडियन गवर्नमेंट को इतना ख़रीदना होगा तो अभी कई सालों, हाँ सालों ही कहेंगे, कई साल, 2 या 3 साल विचार विमर्श करेगा कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए ये कंपनी है, इसका खुद का प्राइवेट और एक ऑनर है। अगर ये मतलब किसी को अकाउंटेबल नहीं है, अगर ये कोई डिसीजन लेगी तो ये केवल अपने मालिक को अकाउंटेबल होगी। और अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी, मान लीजिए $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना है, तो वो पूरी जनता को, हमारी 125-140 करोड़ की जो जनता है, उसको सबको उत्तर देना होगा कि आपने इतना बड़ा कैसे कर लिया, क्या अगर आपको नुकसान है तो क्या सोचेंगे। लेकिन ऐसा एक प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने न्यूज़ निकाला, उसके बाद एक कंपनी और आई जिसका नाम है इंडिगो। तो ये हमारे पास ये भी है, ये देखिए, इंडिगो प्लान्स टू टेक ऑन कंपटीशन विद 500 प्लेन्स ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। तो इंडिगो एक और कंपनी जो कि वो भी इंडिया में ऑपरेट होती है, जिसने कहा कि हमने पहले से ही 500 प्लेन्स का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन हमने ऑफिशियली कहीं बताया नहीं, उन्होंने ऐसे कहा। तो उसी समय आगे हम आप, तो इन्होंने भी अपना बताने लगे। तो उसके बाद फिर इंडिगो की जब ये बयानबाजी हुई, या बयानबाजी कह सकते हैं, उन्होंने जब बताया ये सब, तो उसके बाद फिर एक न्यूज़ और छपती है कि इंडिया सेट टू टेक इट्स प्लेस इन ग्लोबल एविएशन मार्केट। अब ऐसा क्यों कहा गया? अब अभी तक हमारे रसिया और इंडिया की डील का फैक्टर नहीं आया। अभी हमने बताया कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी हम इसमें रसिया का रोल कहाँ से आया? तो अभी एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसका कहना था कि जो एविएशन मार्केट है, बता चुका हूँ ना एविएशन मार्केट क्या है। तो एविएशन मार्केट मतलब वही फाइटर प्लेन्स एंड एयरप्लेन्स का जो डील मार्केट होता है उसी को एविएशन मार्केट कहते हैं। ये $413.51 बिलियन का है, मतलब इसकी टोटल वर्थ जो है इतनी है। इसका 90% जो है बोइंग और एयरबस के अंडर आता है। मतलब सोचिए कई सारी कंपनीज होंगी, लेकिन केवल 2 कंपनी मिलकर 90% डोमिनेट कर रही हैं। और इसके बाद फिर चाइना की कोमैक, जापान की मित्सुबिशी और रसिया की कंपनी यूएसी का नाम आता है। यूएसी मतलब इसका है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। और अभी इसके जो चीफ़ हैं यूरी बी स्लाइसर, अभी यही कहानी ही है, अभी इसी को हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो ऐसा कुछ था। फिर होता क्या है कि जब इंडिया ने, जैसे इंडिगो और रतन टाटा की जो कंपनी टाटा और एयर इंडिया जो है,
इन्होंने जो बोइंग और एयरबस से डील किया, तो जब इतनी डील हुई तो उसके बाद फिर कई जो कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अब यूएस सब एकदम मतलब खूब खुश हो गए और उन्होंने कहा क्योंकि भाई उन अगर हम इतनी बड़ी डील करेंगे $80 बिलियन से, $80 बिलियन इन्होंने किया, लगभग $80 बिलियन इंडिगो ने भी किया और करीब $150 बिलियन की डील होगी। तो जिस कंट्री में वहाँ पे रोज़गार आएगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, नई मतलब उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होता उन कंट्रीज़ को। हम तो बस केवल उनसे ख़रीद रहे थे, हमको आफ्टर ऑल बाद में फ़ायदा होता कि हम चलाते उन फाइटर प्लेन्स को, तो हमें भले जो फ़ायदा होता ही, लेकिन शुरुआती स्टेज में वो फ़ायदा उनको होता। तो इसको तो जो उनके चीफ थे यूएसी मतलब रशियन जो कंपनी है, यूएसी के जो चीफ हैं यूरी बी स्लाइसर, वो उसी समय जब ये एयर इंडिया शो भी अभी आपको बताया ना, पिछला वीडियो जो मेरा एयर इंडिया शो पे ही था, तो उसमें उस दौरान वो आए हुए, मैं बताया ना 32 डिफेंस मिनिस्टर्स एंड चीफ्स आए हुए हैं, तो उन्हीं में ये भी आए हुए थे। ये सब देख रहे थे, पिछले 2 हफ्ते सब देख रहे थे कि यहाँ का क्या हाल है, क्योंकि अब तो रसिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया। रसिया ने किस तरह का इंटरेस्ट दिखाया? रसिया ने कहा जैसे आप इन लोग से डील कर रहे हैं, ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि हम ये फाइटर प्लेन्स सिविल प्लेन्स या पैसेंजर प्लेन्स अपने यहाँ बना के आपको दे देंगे, जिससे आपको कोई बहुत जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से प्रभावित होगा। क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत में क्या कहेंगे कि हम अपने आप से बनाएंगे, या मेक इन इंडिया में हम नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे से कहेंगे कि हमारे यहाँ के बनाओ। तो रसिया ने कहा जो आप काम इनसे करवा रहे हैं वही काम आप हमसे करवाइए। रसिया का कहना था कि वो हमारे इन इनिशिएटिव्स में हमारा साथ देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि उसे अभी ये चीज़ें क्यों दिखाई दी? पहले भी वो कर सकता था, मतलब पहले भी आ सकता था हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, रसिया की जैसा भी जानते हैं, अभी रसिया जो है रसिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। अगर कोई वार होती है तो उसमें लॉस दोनों कंट्रीज़ का होता है, जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका लॉस होता है। तो उसी ही तरह से रसिया का इसमें लॉस हुआ है। अब रसिया का लॉस हुआ, उसे अपनी इकोनॉमी को क्या कहते हैं उठाना है, इकोनॉमी को उठाना है। तो क्योंकि पहले ही उस पर कई सारी कंट्री ने सैंक्शन लगा रखा है, काफ़ी सारा सैंक्शन। अभी कई रिपोर्ट से कहना है कि सबसे ज़्यादा सैंक्शन वाला अगर कोई कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सैंक्शन झेल रहा है वो रसिया है। तो अगर इसे हम इस तरह देखें कि जैसे यहाँ पे न्यूज़ में छपा हुआ है, सैंक्शंस हिट रसिया पिचेस मैन्युफैक्चर इट्स सिविल जेट इन इंडिया। मतलब कि सैंक्शंस ने उसे मजबूर कर दिया कि अगर अब वो कुछ करेगा नहीं तो उसे अपनी इकोनॉमी बढ़ाएगा कैसे। अभी हम आपको इकोनॉमिक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो आपको ये बयां कर देंगी कि सत्यता क्या है। तो इन सब चीज़ों से उसको मतलब लगा कि अभी कोई और देश वैसे भी सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि जो लोग सैंक्शन लगा रखे हैं यूरोपियन कंट्री जो वेस्टर्न वर्ल्ड सब मिला करके, तो वो तो अभी इसको सपोर्ट करेंगे नहीं जिससे उसकी इकोनॉमी बढ़े। वो तो चाह रहे हैं रसिया और गिर जाए। तो उसे लग रहा है कि अभी जो उसे सपोर्ट कर सकते हैं वो यही सब कंट्रीज़ हैं, तो वो इन्हें अपने फेवर में रखना चाहता है या इनसे अपना प्रॉफिट निकालना चाहता है। क्योंकि अगर वो भले यहाँ आके काम करेगा, यहाँ आके काम करे, कम से कम उसे कुछ काम, उसके कुछ पैसे तो मिलेंगे। या पैसे में अगर 1000 प्लेन्स बनाना हुआ, सोचिए 1000 प्लेन्स में कितना मार्जिन होगा, तो उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो उसे भी लग रहा है क्यों वो डील उनके पास जाने दे किसी और कंट्री पे। और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि इंडिया का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट क्या कहते हैं आगे बढ़ेगा। तो दोनों कंट्रीज़ को ठीक लगना चाहिए। चलिए आपको हम आगे की रिपोर्ट्स दिखा देते हैं। देखिए, द रशियन इकोनॉमी इज श्रिंकिंग। तो जो वर्ल्ड बैंक, IMF और OECD, ये तीनों बड़ी बड़ी ब्रांड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जिनका कहना है कि जो रसिया के लिए जो 2022 ईयर था, लास्ट ईयर, वो बहुत बुरा बीता है। इनकी जो उसमें जो बेस्ट कंडीशन थी वो -2.2% की ग्रोथ, -2.2% ग्रोथ के साथ बीती है। मतलब सबसे अच्छा जो इनके साथ हुआ वो भी इनका ग्रोथ में नहीं था, वो भी इनका लगातार डाउन में ही था। जो GDP थी इनकी वो ग्रोथ में नहीं आई। जो सबसे अच्छा कंडीशन में इनके साथ हुई वो भी 2.2% के लॉस में ही थी, और सबसे गंदी जो कंडीशन थी वो 3.9% के लॉस में थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनको जो 0.3%, मतलब 1% की भी ग्रोथ नहीं होगी, 0.3% की ग्रोथ ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से रसिया इसमें क्या कहते हैं भागीदारी दिखा रहा है। और जो हमारा टाइटल था उसमें लिखा था गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस। तो उसको अगर हम स्पष्ट करें तो गुड न्यूज़ इस तरह से, क्योंकि अगर ये डील फाइनल हो जाती है, अभी ये डील फाइनल नहीं हुई, अभी इस पर दोनों तरफ से चर्चा चल रही है। जो वहाँ से वो मिनिस्टर आए हुए थे,
जैसे ये एक वो मिनिस्टर आए थे, इनका भी आप नाम बताया, साइरस नाम था, तो उनके हिसाब से स्लाइसर जो आए हुए थे उनके हिसाब से रसिया को ये डील इंडिया के साथ फाइनल कर लेनी चाहिए, जिससे दोनों ही कंट्री को अच्छा प्रॉफिट होगा, ये उनको कहना था। तो यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव रसिया एमिंग टू फ्लाई सोलो विदाउट एयरबस एंड बोइंग। इसका क्या है, आज से ये साल भर पहले की बात है, करीब साल भर, हाँ साल भर पहले की बात है। हुआ यूँ था जब रसिया पे सैंक्शंस लगने शुरू हुए थे, यही फरवरी मार्च में पिछले साल। तो उस समय जो कि बोइंग और एयरबस, मैंने बताया ना बोइंग अमेरिकन कंपनी है और रसिया एयरबस जो है ये यूरोपियन कंपनी है, तो दोनों ही उसमें अभी भी रसिया के विरोध में हैं। तो इन्होंने कहा कि हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। आज भी जो रसिया का एविएशन सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जो प्लेन सर्विस दे रही हैं वो कौन सी जानते हैं, वो सब इन्हीं की हैं, बोइंग और एयरबस की हैं। उसकी जो खुद से बनाई हुई सुकोई और मिग हैं वो कम हैं। क्यों कम हैं, क्योंकि पहले उसने कभी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे कभी ये लगा ही नहीं कि काश हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि सब हमको छोड़ चले जाएं जब हमें अकेला करना पड़े काम। लेकिन जब ये कंडीशंस बनी तो ये दोनों कंपनी तो उन्हीं की हैं, तो उन्होंने मना करा दिया, कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। और जो इनकी जो प्लेन्स थी, जो एयरबस और बोइंग की प्लेन्स इनके पहले से ऑपरेट हो रही थी, उनको भी क्या कहते हैं, जैसे अगर अभी आप नॉर्मल से एक बाइक ले लीजिए तो उसका भी बियर एंड टियर कुछ कॉस्ट हर साल आता है। तो भाई ठहरी प्लेन्स, तो इनमें अच्छा कॉस्ट आएगा, इनके पार्ट्स होते हैं, तो उन्होंने पार्ट्स देने से भी मना कर दिया कि हम आपको पार्ट्स भी नहीं देंगे अब इसके। तो रसिया ने कहा कि हम अपना खुद से आ गए थे यूएसी, जो बताया ना यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कमीशन, इसके ही अंडर रसिया की सारी फाइटर प्लेन, जैसे सुकोई सुनते हैं, मिग सुनते हैं, जितनी भी हम सुनते हैं, सारी फाइटर प्लेन्स और सारी पैसेंजर प्लेन्स सब इसी के अंडर आती हैं, जो इनका ये यूएसी है। और इसके मैंने आपको हेड बता ही दिया है, यूरी बी स्लाइसर, जो कि अभी आए हुए थे एयर इंडिया शो में थोड़ा दिन पहले, जो कि हमारा 13 से 17 फरवरी तक चला, बेंगलुरु में चला था। ठीक है, तो ये सब अच्छी बात है। तो रसिया ने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपने सफ़र में आगे ही बढ़ेगा, वो खुद की बनाई हुई प्लेन से ऑपरेट करेगा और जो होगा वो देखेगा। तो अब आगे हम आपको दिखाई दें, ये देखिए ये स्लाइसर है, लिखा है सैमसंग हिट रसिया। सैमसंग ने रसिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर दिया। उसके बाद जब ये आए हुए थे, इन्होंने HAL से बातें किया कि हमारे पास सुकोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट, इनका जो सुकोई नाम से, जो हम अगर सुकोई हम सुनते तो हमको लगता है कि फाइटर प्लेन है, लेकिन सुकोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट इनका क्या कहते हैं पैसेंजर प्लेन भी है, जिसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं HAL से बात किया और इन्होंने क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से भी बात करते हुए बताया कि ये अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो ये HAL के साथ मिलकर काम करेंगे और इंडिया में भी प्लांट्स जहाँ पे लगवाया जाए वहाँ पर रह करके ये फाइटर प्लेन्स का निर्माण भी करेंगे। तो इसका ऐसा इनका कहना है। इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट लास्ट वीक, हाँ वही जो मैंने आपको बताया ना ऑर्डर्स के बारे में, वही दिया गया है। अब अगर आप ये जो इनकी अबाउट सुकोई सुपर जेट 100 SS-100 कह सकते हैं, SSJ-100, अगर मान लिया पेपर में कई बार सुकोई देखकर हमेशा फाइटर प्लेन ही नहीं लगाना है, आपको ये देख लेना है कि वो कैसा है। सुकोई के नाम से इनकी फाइटर प्लेन भी आती है, सुकोई के नाम से इनकी भी पैसेंजर प्लेन भी आती है। ये ट्विन इंजन क्या कहते हैं वो पैसेंजर प्लेन है, जिसकी कैपेसिटी 98 पैसेंजर्स की है और मान लीजिए 2 क्रू मेंबर्स को लेकर करीब 100 मेंबर्स इसमें रह सकते हैं एक बार में। इसे जो कहते हैं सुकोई J80 ने मतलब बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। और इसकी पहली फ़्लाइट जो थी कमर्शियल सर्विस में वो 2011 में आई। पहली बार 2008 में बन गया, लेकिन 11 में 3 साल बाद ये क्या कहते हैं पहली फ़्लाइट इसकी उड़ी थी। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो 0.81 मैक है और ये 12,500 मीटर की हाईएस्ट ऊंचाई पर जा सकता है। उसकी कुछ खासियतें हैं। तो नॉट श्योर इफ़ देयर इज एनी एग्रीमेंट एज सच MEA ऑन सैमसंग हिट रसिया लाइक सेंडिंग। तो अब ये जो है कुछ कह रहे हैं कि नहीं, पक्का नहीं है कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी चर्चा चल रही है। तो हमारा काम है आपको बताना और हमने आपको बताया इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। हाँ, आपसे एक राय और लेनी थी। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए हर वीक संडे को एक करंट अफेयर सेशन कर सकते हैं, जिसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन जो उस कम महीने के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और ये अच्छी बात है, नॉलेज इम्प्रूव करना ही चाहिए। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी एयर इंडिया ऐसे ही आसमान में लगा हमेशा उड़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।